गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। महाराजा सूरजमल महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने आपको हुमायूं के बारे में जानकारी दी थी, मुगल सम्राट हुमायूं। अब आज हम भी ऐसे इंडियन में जो मध्यकालीन भारत का आपका इतिहास है, पेपर फर्स्ट, इसके मुगल शासक मुगल सम्राट अकबर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अकबर और उसके अधीन जो मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ है उसको हम आज देखेंगे कि कितने क्षेत्रों में किन किन राज्यों में उन्होंने संघर्ष किया और उनको अपने अधीन किया। सबसे पहले हम अकबर का प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं। अकबर का जन्म अमरकोट, जब हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था शेरशाह सूरी से पराजित होने के पश्चात, तो 1542 में 2 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा राणा वीर साल के महल में उनका जन्म हुआ था अकबर का। अकबर अपने जन्म के प्रारंभिक वर्षों में जो उनके चाचा थे 3 वर्ष तक उनके संरक्षण में ही रहा और काफी समस्याओं का उनको सामना भी करना पड़ा। हुमायूं ने अकबर को बाल्यकाल में ही जब अस्सरी को पराजित कर दिया गया था, उसके पश्चात गजनी और लाहौर का बाल्यकाल में उनको सूबेदार भी बना दिया था हुमायूं ने अकबर को। और लाहौर का जब सूबेदार बनाया तो उनका जो संरक्षक किया बहराम खां, उसकी देखरेख में कार्य किया गया। जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर पंजाब में, चूंकि वहाँ का लाहौर का गवर्नर था, तो पंजाब में सिकंदर शाह सूर से उनका संघर्ष चल रहा था। तो उस संघर्ष में उलझा हुआ था जब हुमायूं की मृत्यु हुई। जब इसकी जानकारी उन तक पहुंची, बहराम खां तक पहुंची जो उनका संरक्षक था, तब वहीं पर पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानूर या कालानूर में ही उनका राज्याभिषेक कर दिया गया और उनको मुगल सम्राट की उपाधि दे दी गई। मिर्जा अब्दुल कासिम ने उनका राज्याभिषेक किया था और शासक बनने के बाद 1556 से 1560 तक अकबर बहराम खां के संरक्षण में रहा। शासक बनने के बाद उन्होंने विभिन्न पद पर अपने अधिकारियों की नियुक्तियां दी। साथ ही बहराम खां को अपना वकील बनाया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया, वजीर जिसको बोल सकते हो उन्होंने नियुक्त किया और उसको खाने की उपाधि भी दी। प्यार से बहराम खां को एक खान बाबा भी बोला करता था अकबर। और प्रारंभिक 4 वर्ष 1556 से 60 तक अकबर यूं कहे तो बहराम खां के ही संरक्षक में रहा और उसी के अधीन उनका लगभग पानीपत का युद्ध भी उसी के समय लड़ा गया। पानीपत का जो सेकेंड युद्ध हुआ वो भी उसी के समय लड़ा गया। चूंकि सिकंदर शाह सूरी से उस समय संघर्ष कर रहा था, उस समय उनको ये राज्याभिषेक भी करना पड़ा। वास्तव में अगर देखा जाए तो अकबर की जो प्रारंभिक वर्ष है उसको वे काफी संघर्षशील रहे हैं, लेकिन उसको मजबूती प्रदान करने में या उसको सुरक्षा देने में बहराम खां का महत्वपूर्ण योगदान रहा 1560 में। तब तक उसका पतन नहीं हुआ तब तक। इसी तरीके से अकबर के प्रारंभिक वर्षों में ही उनके पिता की मृत्यु की जब नया शासक बना तब पानीपत का द्वितीय युद्ध भी 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध इस समय दिल्ली, क्योंकि जब अकबर शासक बना था तो उनके पास बहुत कम क्षेत्र थे, गजनी वगैरह का क्षेत्र रहा, इधर से अपना पंजाब का कुछ हिस्सा था और इधर से दिल्ली और आगरा तक के कुछ क्षेत्र सम्मिलित थे। लेकिन ये क्षेत्र भी कुछ समय के लिए रहे। जब पंजाब में था तो उनको भी बाद में आदिल शाह सूर को शासक बनाकर हेमू नामक जो उनका प्रधानमंत्री था उसने अपने अधिकृत कर लिया था और 1919 से इनका पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया।
जैसे कि मैं बात कर रहा था पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में लड़ा गया। ये प्रथम संकट था अकबर के शासनकाल का युग है। तो इस समय शेरशाह सूरी के ही उत्तराधिकारी आदिल खां सूर, मोहम्मद आदिल शाह सूर को अपना शासक मानते हुए उनके जो संरक्षक थे हेमू, उन्होंने या उनके जो सेनापति थे हेमू, उन्होंने मुगलों से संघर्ष लेने की शुरुआत कर दी। और उन्होंने हेमू ने या विक्रमादित्य की उपाधि भी उन्होंने धारण कर ली थी। एक तरह से तो आदिल खां था तो नाम मात्र का ही था। शासन सत्ता की सारी बागडोर किसके पास थी? हेमू के पास। और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर ली थी। इस प्रकार से चूंकि अकबर भी अपनी बाल्यावस्था ज्यादा उम्र ज्यादा नहीं थी उसकी भी, तो बैराम खान उसका संरक्षक था। तो एक तरह से पानीपत का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया, वो कह सकते हैं कि हम बैराम खां और हेमू के दोनों के मध्य ही लड़ा गया था। दोनों के मध्य पानीपत के मैदान में भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें हेमू पराजित हुआ और बैराम खान ने हेमू को वही युद्ध के मैदान में मार डाला। इस प्रकार से अब उत्तर भारत में दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों पर पुनः मुगलों ने अधिकार कर लिया। इससे अकबर दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में उत्तर भारत की ओर उसका ध्यान आकर्षित हुआ। 1556 का यह संघर्ष हुआ था। 1556 से 60 तक ही लगभग 3-4 वर्ष बैराम खां का अकबर के ऊपर प्रभाव बना रहा। परंतु समय के साथ साथ कुछ ऐसे घटनाक्रम होने लगे जिससे कि अकबर और बैराम खां के मध्य भी अंतर संबंध थोड़ा सा बिगड़ने लगे। क्योंकि कई मौकों पर बैराम खां ने भी बगैर अकबर के पूछे ही शासन कार्यों में अपने फैसले देने लग गए थे, एक तरह से वे ज्यादा आगे निकल कर। इसी तरीके से जो बैराम खां के प्रतिद्वंदी थे मुनीम खां, महामनंगा जो अकबर की दाएं थी, उनका बेटा आदम खां, जैसे लोग चाह रहे थे कि बैराम खां को रास्ते से हटाया जाए ताकि अकबर को अपने सानिध्य में वे ले सके। इसमें वे काफी सफल भी हुए। समस्या इतनी बढ़ गई 1560 तक आते आते कि अकबर और बैराम खां के मध्य संघर्ष भी हुआ। अकबर और बैराम खां के मध्य संघर्ष भी हुआ। तिलवाड़ा नामक स्थान पर दोनों के मध्य संघर्ष भी हुआ। जब बात इतनी आगे बढ़ गई थी, इसमें बैराम खां पराजित हुआ और बाद में उसको मक्का, पहले जागीर का भी ऑफर दिया गया था, ऑप्शन मक्का जाने का, हज यात्रा का भी दिया गया था। तो बैराम खां ने हज यात्रा का ऑप्शन चुना। जब वे हज यात्रा के लिए 1560 में वहां से निकल गए तो जनवरी 1561 में ही मुबारक खान लोहानी जैसे कुछ व्यक्ति था जो अफगान होता था, उसने खंबात की खाड़ी के आसपास उसकी हत्या कर दी बैराम खां की। यहाँ से उनकी पत्नी सलीमा बेगम, उनका बेटा अब्दुल रहीम, जो बाद में अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से जाना गया, और उनके परिवार के कुछ सदस्य बच गए थे जिनको मुगल साम्राज्य में पहुंचा दिया गया। वहां पहुंच गए। अकबर ने उनकी पत्नी एक विधवा से विवाह कर लिया ताकि उनका कोई लांछन न उठा पाए। इसी तरह से उनके बेटे को भी अपने बेटे की तरह उन्होंने पाला, जो अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से जाने गए। इस प्रकार से बैराम खां का पतन हुआ। अकबर के समय में एक विशेषता और देखने को मिलती है। एक तरह से जैसे 1556 से 60 तक तो बैराम खां का वर्चस्व बोल सकते। इसको लेकर विद्वानों से बुलाया नहीं, क्योंकि अकबर की एज भी नहीं थी कि वे सारे फैसले खुद कर। बैराम खां का एक तरह से वर्चस्व था मुगल को। एक और बात आती है 1561 से 62 तक पेटिकोट शासन या हरम का शासन, जिसमें उनकी मां महामनंगा, गाय मां, उनका बेटा आदम था, बताया जाता है कि इसमें इनका वर्चस्व रहा। हालांकि इतिहासकारों में इसमें काफी मतभेद है, ये भी बातें हैं। हरम का शासन महामनंगा नहीं, एक तरह से अबुल फजल का विशेषकर ये मानना है कि बैराम खां के पतन में किसका योगदान है? महामनंगा, जो अकबर की दाएं मां थी।
जिनका अकबर की धाइमा वही थी जब ये अस्करी के संरक्षण में जो अकबर रहा था, तो इन्होंने अकबर के एक बार जान भी बचाई थी, तो अकबर इनका काफी रेस्पेक्ट किया करता था। तो 1560 से 1262 तक बताया जाता है कि इनका एक प्रभाव था, इनके बेटे का प्रभाव था। बाद में जब अकबर का प्रधानमंत्री अतका खां बना, अतका खां के द्वारा कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए, तो ये धाइमा उनका बेटा अतका खां के विरोध में हो गए। यहाँ तक कि अदम खां ने प्रधानमंत्री के पक्ष में घुसकर अतका खां को भी मार डाला था। अतका खां को मार डाला था, तब अकबर ने वहीं पर अदम खां की भी हत्या, अदम खां को मार डाला था। इसके पश्चात पेटीकोट शासन जिसे तथाकथित पेटीकोट शासन बोलते हैं, हरम का शासन जिसका प्रभाव रहा महामनंगा का, वह शासन समाप्त होता है। इस प्रकार से 1562 तक बताया जाता है कि इनका कुछ वर्चस्व रहा है। अब हम आगे बात करेंगे मुगल साम्राज्य का विस्तार, क्योंकि अकबर की जो प्रारंभिक समस्याएं थी वे धीरे धीरे समाप्त होने लग गई। अब शासन की पूरी तरह से बागडोर उनके हाथ में रही। साम्राज्य विस्तार, सबसे पहले बात करेंगे हम मालवा की विजय। कौन सी विजय? मालवा। मालवा विजय 1561 ईस्वी में अकबर का एक तरह से बड़ा अभियान था। 1561 का ये प्रथम बाज बहादुर यहाँ का शासक था, जो अपनी संगीत, नृत्य यहाँ पर और बहुत सारी स्त्रियों के साथ से चर्ये के संबंध में काफी प्रसिद्ध था। उनकी एक रानी भी थी जो उनकी प्रेयसी थी, रूपमती। उनके ऊपर वह काफी लटकू था, काफी आतुर था। इस वजह से शासन सत्ता भी थोड़ी सी गोलमोल थी। वैसे भी मालवा का जो क्षेत्र था वह काफी इम्पोर्टेंट क्षेत्र था, दक्षिण के और गुजरात से संबंधित होने के कारण इसका अपने आप में महत्व था। तो अकबर ने महामनंगा धाइमा के कहने पर अपने उनका बेटा था अदम खां, उसके नेतृत्व में शक्तिशाली सेना यहाँ पर भिजवाई। कहाँ पर? मालवा पर आक्रमण के लिए। साथ में उन्होंने पीर मोहम्मद को भी उनके साथ में भिजवाया। तब दोनों ने पहुंचकर मालवा के शासक बाज बहादुर, दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। बाज बहादुर पराजित होकर बुरहानपुर या अहमदनगर की तरफ भाग गया और मालवा के बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। हालांकि आदम खां जो चतुर व्यक्ति था, उसने क्या किया, जितना भी माल धन दौलत और जो भी सैन्य सामग्रियां प्राप्त हुई, बहुत सारी स्त्रियां प्राप्त हुई, उनको अपने पास रखी और कुछ सामान हाथी आदि उन्होंने मुगल साम्राज्य की ओर भिजवा दिया। जब इस बात की जानकारी अकबर को मालूम हुई तो अकबर इससे काफी नाराज हुए और अकबर ने उनको काफी डांटा धमकाया भी, कहा कि आप इनको नहीं रख नहीं सकते जब तक कि मुगल आपको पूरी सामग्री वहां पर जानी थी। इसलिए उनको हटा दिया गया। हालांकि उनको माफ कर दिया गया क्योंकि वो महामनंगा के बैठे थे। उनके जगह पीर मोहम्मद को वहां पर गवर्नर बनाया गया। लेकिन पीर मोहम्मद बाद में बाज बहादुर के जो बाद के जो आक्रमण होते रहे उनको वह इजाजत नहीं मिल पाया मालवा की से, उनको भी पीछे हटना पड़ा पीर मोहम्मद को भी। उसके बाद अब्दुल्ला उज़्बेक को, इसको अब्दुल्ला उज़्बेक को मुगल सम्राट अकबर ने वहां पर भिजवाया। उन्होंने मामले को वहां पर शांत किया और मालवा को अपने अधीन किया। परंतु अब्दुल्ला उज़्बेक के बाद ताकत अधिक आने के कारण उसने भी विद्रोही प्रवृत्ति को अपना लिया। इस प्रकार से मालवा की एक तरह से प्रथम प्रमुख साम्राज्य विस्तार की नीति में विजय मान सकते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे जौनपुर के विद्रोह का दमन। जौनपुर के विद्रोह का दमन। जौनपुर में इस समय आदिल खां सूर के पुत्र शेर खां शासन कर रहे थे और वहां पर अकबर ने अली कुली खान जमा को एक सेना के साथ वहां पर आक्रमण करने के लिए भिजवाया और स्वयं भी शिकार के बहाने जोधपुर की ओर आ गए। उन्होंने जोधपुर आगे को आसानी से क्या कर लिया, आसानी से अपने अधीन कर लिया। अकबर ने आसानी से जोधपुर को अपने अधीन कर लिया। जब अली कुली खान जमा के द्वारा विद्रोह करने की कोशिश की गई तो अकबर ने तुरंत आकर विद्रोह को दबाया
और जौनपुर को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद हम बात करेंगे राजपूतों से प्रथम संपर्क। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अकबर जब जनवरी 1562 ईस्वी में अजमेर की जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसकी ज़ियारत करने के लिए वहाँ से जा रहे थे, तो रास्ते में जयपुर के पास सांगानेर नामक स्थान पर अकबर और आमेर के जो शासक थे भारमल, जिसको बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है, उनकी भेंट हुई। उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध का आह्वान किया और अपनी बेटी का विवाह, अपनी बेटी जो बड़ी बेटी थी उसके विवाह का प्रस्ताव अकबर के सामने रखा। अकबर तब तो निकल गया रात में, तो उन्होंने सांबर के आसपास ये विवाह संपन्न किया और विवाह संपन्न करने के पश्चात दोनों के मध्य फिर से मैत्री संपूर्ण संबंध स्थापित हो गया। उनका जो बेटा था भगवान दास और पोते मानसिंह को भी अपने साथ में आगरा ले गया। यहीं से मुगल और राजपूत संबंधों की स्थापना हुई। एक तरह से राजपूत जैसे जो शक्तिशाली लोग थे, सैनिक के रूप में भी अकबर को काफी सहायता मिली। आगे हम जैसे अध्ययन करेंगे और साम्राज्य विस्तार में उनका भी अपना महत्वपूर्ण योगदान, विशेषकर मानसिंह का भी। इतिहास में यहाँ तक भी मिलता है कि अकबर जब भी अपना साम्राज्य राजधानी छोड़कर अभियान पर जाया करते थे, तो राजधानी की निगरानी की देखरेख के लिए बिहारी मल या भारमल को छोड़ जाया करते थे। दोनों के अंदर अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, एक पारिवारिक संबंध भी स्थापित वे कर चुके थे। तो राजपूतों से एक तरह से प्रथम संपर्क हुआ। मेड़ता पर अगला अभियान हुआ मेड़ता पर आक्रमण। इस समय जो मेड़ता का शासक था वह जयमल राठौड़ था। मेड़ता का शासक कौन था अकबर के समय? जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ मारवाड़ के जो शासक थे मालदेव का सामंत भी था और उनका एक प्रमुख सेनानायक भी रहा था। अतः मुगल शासक अकबर ने मेड़ता पर अधिकार करने के लिए मिर्जा शरीफुद्दीन को आक्रमण करने के लिए भेजा। मिर्जा शरीफुद्दीन ने अपनी सेना के माध्यम से त्वरित आक्रमण करते हुए मेड़ता पर आक्रमण किया। दबाव में आकर जयमल राठौड़ को मेड़ता का दुर्ग छोड़ना पड़ा। काफी प्रसिद्ध दुर्ग था मेड़ता का, उनको छोड़ना पड़ा और छोड़कर वे उदयपुर महाराणा की शरण में चले गए और मुगलों का मेड़ता पर अधिकार हो गया आसानी से। ज्यादा विरोध का उनको सामना नहीं करना पड़ा। मेड़ता पर मुगलों का 1564 में अकबर ने गोंडवाना विजय, गोंडवाना मध्य प्रदेश में पड़ता था, गोंडवाना विजय के लिए एक सैनिक अभियान तैयार किया। इस समय गोंडवाना पर रानी दुर्गावती अपने जो पुत्र थे वीर नारायण की समीक्षिका बनकर शासन कर रही थी। आसफ खां को अकबर ने एक शक्तिशाली सेना के साथ गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस समय रानी दुर्गावती ने मुगलों का सामना किया, अच्छे से सामना किया। इसमें रानी दुर्गावती लड़ते हुए मारी गई और मारी तो नहीं गई, उन्होंने जब लड़ाई का अंतिम पड़ाव उनको पराजित होना पड़ रहा था तो उनको लग रहा था कि जीत नहीं सकते, तो उन्होंने युद्ध मैदान में लड़कियों को बताया जाता है कि आत्महत्या कर लेगी। थोड़े समय के पश्चात गोंडवाना पर अधिकार होने के पश्चात उनका जो पुत्र था वीर नारायण, उनको पराजित कर दिया गया था। पराजित करने के पश्चात संपूर्ण गोंडवाना क्षेत्र पर मुगलों ने अधिकार कर लिया था। 1564 के आसपास की घटना बताई जाती है। इसको लेकर इतिहास में एक बात ये भी मिलती है कि कई इतिहासकारों ने अकबर जैसे योद्धा पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने एक स्त्री को इस तरह से बलात्कार पर आक्रमण करके उनको पराजित किया। परंतु आरपी त्रिपाठी जैसे विद्वानों का मानना है कि अकबर ने एक स्त्री पर आक्रमण न करके एक राज्य पर आक्रमण किया था, तो उनका संघर्ष राज्य से था, न कि उनका संघर्ष एक स्त्री से था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने 1564 में गोंडवाना की विजय की। कौन सी विजय थी? गोंडवाना विजय 1564।
चित्तौड़ विजय 1567-68। उस समय चित्तौड़ का राजा महाराणा उदय सिंह था। अकबर चूंकि चित्तौड़ जैसे क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना चाहता था, काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, अकबर ने एक शक्तिशाली सेना के माध्यम से स्वयं प्रस्थान किया। अबुल फजल भी उनके साथ था। चित्तौड़ की दुर्ग की घेराबंदी की, काफी समय तक दुर्ग की घेराबंदी चलती रही। जयमल राठौर जो मेड़वा का शासक था, जो महाराणा उदय सिंह के पास आ गया था, उन्होंने और अन्य राजपूत सरदारों ने बैठकर बात की कि मुगल सेना काफी शक्तिशाली उस समय, तो महाराणा उदय सिंह को तो वहां से निकाल दिया गया और जयमल राठौर ने सारी बागडोर अपने हाथ में लेते हुए मुगलों से संघर्ष किया। काफी कई महीनों के दुर्ग की घेराबंदी के पश्चात भी जब कोई रास्ता नहीं मिला, तो अकबर ने एक समय एक दिन जब जयमल राठौर पर दुर्ग पर मरम्मत करवा रहा था, तो उनको नजर आया, तो अकबर ने बंदूक से उनको निशाना साधकर उनको घायल करके बाद में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रकार से राजपूतों की शक्ति का धीरे धीरे अंश होने लग गया था। वैसे आदि सामग्री का भी उनको काफी दिक्कत हो रही थी। इसी तरह से केरवा का जो सरदार आए बाद में पत्ता, उन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई संघर्ष में, हालांकि वे पराजित हुए और अंत में मारे गए। इस प्रकार से राजपूतों ने एक तरह से स्त्रियों ने जोहरादी किया और वीरता के साथ उन्होंने लड़ा, उनको पराजय उठानी पड़ी। इसका एक जीता जागता सबूत ये भी है कि अकबर जयमल और पत्ता दोनों से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने आगरा महल के बाद दोनों की मूर्तियां लगाई थी। काफी प्रभावित हुए थे इनकी शूरवीरता और योद्धा, इनकी शूरवीरता से इतने प्रभावित हुए कि इनको उन्होंने आगरा में उन्होंने क्या लगाई थी कि दोनों की मूर्तियां भी लगवाई थी। इस प्रकार से 1567-68 में उन्होंने चित्तौड़ विजय की। हालांकि पूरा चित्तौड़ या पूरा मेवाड़ को जीत नहीं सकते थे, जीता उन्होंने नहीं था चित्तौड़ विजय 1567। बहुत बड़े क्षेत्र में तुर्क वगैरह भी उन्होंने अधिकार कर लिया था। चित्तौड़ जीतने के पश्चात अकबर का ध्यान रणथंभौर के दुर्ग की ओर गया। इस समय रणथंभौर पर जो शासन कर रहे थे बूंदी के हाड़ा शासक सुरजन राय थे, वे एक तरह से मेवाड़ के अधीन ही थे। अतः अकबर ने अपनी एक शक्तिशाली सेना चित्तौड़ पर जब उन्होंने आक्रमण किया, चित्तौड़ विजय के पश्चात आसफ खान को चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। इसने मुगल सम्राट अकबर ने अगला जो उनका ध्यान किया रणथंभौर के दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग एक महत्वपूर्ण दुर्ग था उत्तर भारत के दुर्गों में से। अतः अकबर ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए एक शक्तिशाली सेना तैयार की। 1568 का ही ये मामला है, रणथंभौर अभियान। इस समय राजा बूंदी के जो हाड़ा राजपूत शासक थे सुरजन राय वहां का शासन कर रहे थे। हालांकि सुरजन राय और हमारे पास इतनी ताकत भी नहीं है, तब उन्होंने आत्मसमर्पण एक तरह से कर दिया और अपने पुत्रों को मुगलों की सेवा में भेज दिया और एक तरह से दुर्ग मुगलों को उन्होंने सौंप दिया। इस प्रकार से रणथंभौर के दुर्ग का भी पतन हुआ। कालिंजर की विजय 1569 ईस्वी में। कालिंजर का जो दुर्ग था काफी प्रसिद्ध दुर्ग माना जाता है, उत्तर प्रदेश में ये दुर्ग स्थित था। यहाँ का जो राजा था रीवा का राजा रामचंद्र, वे काफी प्रसिद्ध शासक था। अतः अकबर चूंकि अकबर ने पूरा प्लान बना लिया था कि उत्तर भारत के विशेषकर सभी राज्यों को अपने अधीन करना है, केंद्र के अधीन करना है और उनको समाप्त करना है, तो उन्होंने एक शक्तिशाली सेना रीवा के राजा पर आक्रमण करने के लिए भी भेजी। मजनू खान के नेतृत्व में ये सेना उनके माध्यम से भेजी गई। उन्होंने रीवा के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया और कालिंजर के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। कालिंजर के दुर्ग पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कालिंजर दुर्ग पर अधिकार। इसके बाद राजपूताना के आधिपत्य के लिए अकबर नागौर की तरफ आया। नागौर में ही यहाँ पर उनका जो मुलाकात हुई बीकानेर के शासक राव कल्याण महल और उनके बेटे राय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली।
इसी तरह से बीकानेर और जैसलमेर के शासकों ने से अकबर ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चित्तौड़ का, मेवाड़ का बहुत सारा क्षेत्र भी अधिकार में आ गया था। राजपूताना का बहुत सारा क्षेत्र एक तरह से अकबर के अधिकार में आ गया था। केवल मेवाड़ के कुछ क्षेत्र और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी शासकों ने एक तरह से मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। केवल मेवाड़ और उसके आसपास के जो अधीन के क्षेत्र थे, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के क्षेत्र थे, उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बीकानेर का राव कल्याणमल भी और उनका बेटा राय सिंह भी मुगलों की अधीनता में आ गया था। अतः राजपूतों की शक्ति का एक तरह से उन्होंने अकबर ने काफी फायदा भी उठाया। इसके माध्यम से साम्राज्यवादी विस्तार नीति को आगे बढ़ाया, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ता भी उन्होंने प्रदान की। राजपूताना इसके बाद हम बात करेंगे गुजरात की। 1573 अकबर की गुजरात विजय काफी महत्वपूर्ण विजय है। अकबर भी इसको जीतना चाहता था। तत्कालीन परिस्थितियों ने मुगलों का काफी साथ दिया, क्योंकि उस समय गुजरात में गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई थी, आपस में गृहयुद्ध चल रहा था। इसी तरह से एक व्यक्ति एतकाद खान ने मुगलों से संपर्क किया और एक सैनिक सहायता के रूप में मांगी। मुगल इसी बात के लिए बैठे हुए थे। उन्होंने एक सैनिक अभियान, अकबर ने एक सैनिक अभियान किया और खान कला के नेतृत्व में उन्होंने सैनिक अभियान किया था, जिसमें अकबर भी उनके साथ है। 1572 में उन्होंने अहमदाबाद, सबसे पहले राजधानी अहमदाबाद पर अधिकार किया। इसके पश्चात उन्होंने जो तत्कालीन जो गुजरात के शासक थे मुजफ्फर खान तृतीय, चूंकि एक अयोग्य व्यक्ति थे, वे ज्यादा सामना नहीं कर पाए। उन्होंने आसानी से मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। परंतु कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि वहां पर भी जो विद्रोही लोग थे उन्होंने मुगलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। अकबर उन्हें 1573 में एक शक्तिशाली सेना लेकर आया और पूरी तरह से उन विद्रोहियों को रास्ते से हटाया और 1573 में गुजरात को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार से मुगलों की सीमाएं पश्चिम में गुजरात तक जा चुकी थी, क्योंकि गुजरात काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी यूरोप और मध्य एशिया के साथ उसका व्यापार वाणिज्य काफी विकसित था। इस प्रकार से उनकी सीमाएं पुर्तगालियों से उनका संपर्क स्थापित हो चुका था मुगलों का। बिहार और बंगाल की विजय, अगली विजय बिहार और बंगाल की विजय। शेरशाह सूरी के समय बिहार का जो गवर्नर था वह था सुलेमान किरमानी। शेरशाह सूरी के मरने के पश्चात सुलेमान किरमानी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषणा कर दी थी और उन्होंने उड़ीसा और बिहार के राज्यों पर भी अधिकार कर लिया था। लेकिन 1572 तक आते आते हम देखते हैं कि सुलेमान ने अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी, परंतु सुलेमान की समय मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मृत्यु के पश्चात जो उनका बेटा, उनका उत्तराधिकारी बना दाऊद, उन्होंने अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी थी। अतः अब अकबर के सामने चूंकि बिहार, बंगाल का काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र था, तो उनको भी प्राप्त करना चाहता था। अतः अकबर ने मुनीम खान के नेतृत्व में शक्तिशाली सेना बिहार और बंगाल पर अधिकार करने के लिए विजयी। उन्होंने बिहार और बंगाल मुगलों ने दोनों पर अधिकार किया और मुनीम खान को वहां का गवर्नर नियुक्त उन्होंने कर दिया। वहां का गवर्नर उन्होंने नियुक्त कर दिया। इस प्रकार से बिहार और बंगाल पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। अगला जो अभियान है मेवाड़ अभियान, जिसके बारे में आपने को पढ़ा होगा। जैसा कि हमने पढ़ा था, चित्तौड़ 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, लेकिन चित्तौड़ के कई क्षेत्र उनके अधिकार में थे। उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात 1573 में उनका बेटा राणा प्रताप एक शक्तिशाली शासक है, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हो। हालांकि उनके अपने भाई शक्ति सिंह से भी एक तरह से संघर्ष चल रहा था, तो शक्ति सिंह भी अकबर की शरण में चला गया था और बहुत सारे जो विद्रोही थे जो अकबर के विरोधी थे वे मेवाड़ की शरण में जा रहे थे। इसलिए अकबर अब अपने सामने किसी व्यक्ति को उठने देना चाहता था और वह चाहता था कि राजपूतों को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया जाए। अगर वे मानते हैं तो, नहीं तो युद्ध करके उनको पराजित करके रास्ते से हटाया जाए। यही नीति थी अकबर की और इसी नीति के कारण हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया।
पहले हल्दीघाटी का युद्ध जब 1876 में लड़ा गया था, तो उससे पहले अकबर ने 3-4 अभियान भिजवाए भी थे, मानसिंह के नेतृत्व में, जलाल खान के नेतृत्व में भी, और भी अन्य भगवान दास के नेतृत्व में भी। लेकिन उनके बाद भी जब बात नहीं बनी तो दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध अवश्य भी हो गया। हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया, जिसके बारे में आप सभी जानते हो। शुरुआत में राजपूत चूंकि काफी कम तादाद में ही थे, इसलिए से निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनका राज्य तोड़ पर उनका अधिकार भी नहीं था। फिर भी उन्होंने संघर्ष किया, इसमें महाराणा प्रताप घायल भी हो गए थे और फिर उनको वहां से हटा दिया गया था। बाद में जाला के द्वारा जो बागडोर संभाली गई थी, ये सब आपने पढ़ लिया था पहले भी, फर्स्ट ईयर में भी आपने खूब पढ़ा होगा। तो इसके पश्चात फिर मुगलों ने जैसे जैसे करके वहां से राजपूतों से अंतिम रूप से उन्होंने उनसे संघर्ष किया और बाद में भी संघर्ष करते रहे। हालांकि चारण और खाद के जो इतिहास है उसमें जो बताई गई बातें हैं कि भाई उसके बाद अकबर ने कभी संघर्ष नहीं किया, पर जो आरपी त्रिपाठी जैसे विद्वानों का मानना है कि बात सही नहीं है। इसके बाद ही 1585 तक तो उन्होंने लगभग अभियान भिजवाए हैं, छोटे मोटे अभियान, संघर्ष होता रहता था छापामारी पद्धति के माध्यम से। ये सही कि 1585 के बाद अकबर ने वहां पर कोई इतना अभियान नहीं भिजवाया। लेकिन जब उनका बेटा अमर सिंह शासक हुआ 1593 के वर्ष, तब अकबर ने जरूर अभियान भिजवाए थे। लेकिन 1585 के बाद अभियान इसलिए नहीं भिजवाए क्योंकि अकबर फिर उत्तर पश्चिम की तरफ ज्यादा उलझ गया था, वहां पर भी संघर्ष कर रहा था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अकबर और राणा सांगा के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें अकबर को मानसिंह के नेतृत्व में जो उन्होंने सेना को सफलता मिली, लेकिन वो पूरी तरह से महाराणा प्रताप को अधीन नहीं कर पाए। यही महाराणा प्रताप के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने अंत तक लड़ते रहे लेकिन उन्होंने पराजित होना, हार स्वीकार नहीं की। यही स्थिति स्पेशलाइजेशन थी। इसके पश्चात अकबर ने काबुल, स्वात, बाजौर जैसे क्षेत्रों पर अधिकार, काबुल पर उनका जो चचेरा भाई था कि मिर्जा शासन कर रहा था, उनको लेकर भी गई, क्योंकि वो भी सत्ता का एक दावेदार था, तो उनको भी अकबर ने पराजित किया। उनकी बहन को भी वहाँ का काबुल का गवर्नर नियुक्त किया, परंतु फिर हाकिम मिर्जा की मौत हो गई तो काबुल को उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद स्वात और बाजौर के जो यूसुफ जैया जातियां थी, उन पर अभियान मिला। इसी अभियान में बीरबल की भी मृत्यु हो गई थी, राजा बीरबल की भी। इस प्रकार से 1586 तक कहे तो उन्होंने लगभग इन क्षेत्रों को 1581 से 86 के मध्य 85 के मध्य लगभग इन क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था। कश्मीर में भी उन्होंने 1586 पर आक्रमण करके कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया। यहाँ पर जो यूसुफ खान और याकूब खान जैसे शासक थे उनको पराजित करके कश्मीर को भी मुगलों के अधीन कर दिया गया। इसी तरीके से 1590 में अकबर ने सिंध विजय अभियान भी किया और सिंध के जो राजा थे, राजा मिर्जा जानी बेग, उनको पराजित करके सिंध में एक तरह से अपने अधिकार में कर लिया। कंधार और बलूचिस्तान पर भी अभियान भेजा गया। उस समय कंधार फारस के जो शासक थे उनके अधीन था, परंतु फारस का जो गवर्नर था वो किसी बात से नाराज हो गया था और उन्होंने अकबर की ओर अकबर से मिला। अकबर ने उनको जागीर प्रदान कर दी, मनसबदारी दे दी और कंधार आसानी से मुगलों के अधिकार में आ गया। इसी तरह से बलूचिस्तान पर भी उन्होंने अधिकार, जो पन्नी जो पठान थे उनको पराजित करके उन्होंने बलूचिस्तान पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार से काबुल, स्वात, बाजौर, सिंध, कश्मीर, कंधार, बलूचिस्तान जैसे देशों को उन्होंने लगभग उत्तर भारत हम देखें तो इधर से काबुल, कंधार से लेकर बंगाल तक का पूरा जो क्षेत्र है वो मुगलों के अधिकार में आ गया था। दक्षिण की ओर अकबर ने ध्यान तो अवश्य दिया, खानदेश और अहमदनगर जैसे इलाकों पर अपने लास्ट के वर्षों में उन्होंने अभियान किया। 1561-91 में उन्होंने खानदेश पर अभियान किया। अली खां यहाँ के जो उसका अली खां के पुत्र थे मीरन बहादुर अली खां, इनसे उनका संघर्ष। अली खां ने हालांकि मुगलों के अधिकार भी स्वीकार कर ली थी और अली खां लड़ते हुए बाद में मुगलों की ओर से मारे भी गए थे। तो खानदेश को भी उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। हाँ, खानदेश का जो प्रसिद्ध दुर्ग था असीरगढ़ का दुर्ग, उसको लेने में मुगलों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपने जमाने के अवैध दुर्गों में से एक माना जाता था असीरगढ़ का दुर्ग। उसको प्राप्त करने से एक तरह से दक्षिण की चाबी, एक तरह दक्षिण के इलाके खुल जाया करते थे, असीरगढ़ का किले पर अधिकार कर दिया जाए। उसको अधिकार में अकबर के समय में उस पर अधिकार किया गया। इसके बाद अहमदनगर 1593 में अहमदनगर पर आक्रमण किया गया। वहां से भी अब्दुल रहीम खान के नेतृत्व में आक्रमण किया गया। जो सुल्तान की जो बुआ थी चांद बीबी, उसने बखूबी उनके साथ संघर्ष किया, जो संघर्ष में मारी भी गई। इसी तरीके से 1596 तक आते आते
अहमदनगर करके बरार प्रदेश तक पे इन्होंने अधिकार कर लिया। खानदेश और अहमदनगर के बहुत बड़े हिस्से पर अकबर के समय में अधिकार कर लिया गया था। इस तरह से हम देखते हैं कि अकबर का जीवन जो पूरा शासनकाल पढ़ते हैं एक तरह से अकबर का बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार हो गया था और अधिकार साम्राज्य विस्तार के साथ साथ अकबर के समय साम्राज्य को सुदृढ़ता भी प्रदान हुई थी। अंतिम समय में उनके बेटे सलीम जो जहांगीर के नाम से उन्होंने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह में अबुल फजल भी मारा गया था, बाद में अकबर ने उनको माफ भी कर दिया था और अंत में जब उनके दोनों बेटे दानियल और मुराद मारे जाते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तब उनका अंतिम रूप से ध्यान सलीम जहांगीर भी रहता है और 1605 में अकबर की मौत के समय वही उनका उत्तराधिकारी बनता है। इस प्रकार से आज अकबर और उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। आज के लिए इतना ही।